अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट ट्रांसमिशन, खुसूसी बजट ट्रांसमिशन, उसमें मैं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। कल यानी 11 जून को फिस्कल ईयर जो 2021-22 का बजट पेश होने जा रहा है और इसी तरह आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने इकनॉमिक सर्वे भी पेश किया और उस इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो हम बात ये कर रहे थे और पिछले दिनों जो अदाद शुमार हमें बताए जा रहे थे और हमारे सामने आ रहे थे और जिस तरह से कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि बेहतर वक्त आ चुका है और वो जो इंडिकेटर जिनकी बारहा निशानदेही की जा रही थी वो उसमें साबित भी हुआ। किस तरह से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, यानी रेमिटेंसेस बढ़े, टैक्स नेटवर्क में इजाफा हुआ, GDP हमारा ग्रो कर रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे जो इकनॉमिक सर्वे, लेकिन उसके साथ साथ जो अपकमिंग बजट है जो उसमें तजावीज़ हैं वो क्या रखी गई हैं। लेकिन आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, उसके बाद हम जानेंगे कि शौकत तरीन साहब ने किन किन चीज़ों की निशानदेही की है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सवेद हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम सवेद हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। वेल, बिफोर आई स्टार्ट विद द गेस्ट, शौकत तरीन साहब जो आज इकनॉमिक सर्वे जो उन्होंने पेश किया उसके क्या सीधा सीधा नुकात है, ये ज़रा जान लेते हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने एक बहुत ही मुस्बत ग्रोथ दिखाई, जिसको तकरीबन 9%। एग्रीकल्चर जो है वो तकरीबन 2.77% उसने ग्रो किया, लेकिन बाकी जो 4 फसलें थीं, वीट, राइस, शुगर केन, मेज़ वगैरह, काफ़ी उसमें बम्पर क्रॉप्स आई। इस वक्त जो रेमिटेंसेज हैं वो ऑलरेडी 26 बिलियन से तजावज़ कर गई हैं और हमारा ख्याल है कि ये तकरीबन $29 बिलियन होंगी। ग्रॉशन डिजिटल अकाउंट भी खुले जिसमें $1 बिलियन से ज़्यादा आ चुका है। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, जो 7 बिलियन पे चले गए थे 2018-19 में, अब वो कुछ $16 बिलियन पे आ गए हैं, जो कि 4 साल का एक बुलंद तरीन फिगर है। FBR की जो टैक्स कलेक्शन है 11 महीनों के बीच में हम 4 तकरीबन 2 ट्रिलियन पे पहुंच गए, जो कि पिछले साल से 18% ज़्यादा है। मार्च एंड में कुछ 38 ट्रिलियन रुपया आपका डेट है टोटल, और उसमें से 25 ट्रिलियन जो है वो लोकल डेट है और तकरीबन 12.5 जो ट्रिलियन है वो फॉरेन डेट है। और ये इंक्रीज हुआ है पिछले साल से सिर्फ 1.7 ट्रिलियन। 19-20 में वो बढ़ा था 3.7 ट्रिलियन से। सो इस दफा की जो ग्रोथ है वो पिछले साल की ग्रोथ से आधी है। इस वक्त जो महंगाई को रोकने के लिए अपनी तरफ से जो ये प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, 4-5 बड़ी कमोडिटीज जो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो है यूज करते हैं, वीट, शुगर, घी, दालें, ताकि जब कोई होल्डर जो है या प्रॉफिट करने वाले जो हैं वो जब करने की कोशिश करेंगे तो हम जाके मार्केट को फ्लड करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें तकरीबन 8,500-9 हज़ार लोग इस वक्त मुस्तफीज हो चुके हैं। ये स्टेबलाइजेशन में जिस तरीके से गरीब पिसा है और इस 74 सालों में गरीब पिसा है, इस दफ़ा ये बहुत बड़ी जो स्टोरी होगी वो ये होगी कि हमने गरीब का ख्याल रखना है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि शौकत तरीन साहब क्या कह रहे थे, क्या वो नंबर्स दे रहे थे, किस तरह से उन्होंने बताया। मुझे अब फर्दर उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो वन लाइनर जो मुझे समझ में आ रहा था और जब मैं इसको देख भी रही थी कि आखिर में जो था कि जो क्रक्स था कि जी गरीब का ख्याल रखना है, मज़ीद टैक्सेस का बोझ नहीं डालना है। फर्दर क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने गिनवाई भी, कामयाब प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम जैसे गुड इनिशिएटिव्स, जिसका जो असरअंदाज भी हुए पाकिस्तान की इकॉनमी पे और उन्होंने गरीब की हालत बेहतर की। वेल, लेट मी स्टार्ट विद डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, मैं मुख्तसर से सवाल करूंगी कि जब ये इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने आया, कितना हौसला अफजा था, कितने हमें एक्सपेक्टेशंस थी और किस हद तक एक्सपेक्टेशंस को मीट किया आपकी नज़र में? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस पूरी तकरीर के अंदर, जिसके अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे मैं दिखा भी देता हूँ कि ये पूरा मुस्तकिल मुकम्मल तौर पे इन्होंने काम किया है, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टेबिलिटी के बाद आपने ग्रोथ की तरफ जाना है। ग्रोथ का हुजम जो रखा गया है वो 3.94 तो लास्ट का गया कि आप वो 4.4, 4.8 और उसके आगे 6 इशारिया तक जाने के भी चांसेस हैं। वो क्यों हैं? उसकी बड़ी रीज़न ये है कि इस वक्त जो है उन्होंने सेक्टर वाइज बता दिया, और वो सेक्टर वाइज आपने सुन लिया। उसके अंदर जो बड़ी आपकी ग्रोथ हुई, उसके अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आपकी 20% ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 9.29 की ग्रोथ, टेक्सटाइल 5.9 की ग्रोथ, एग्रीकल्चर 2.7। सबसे बड़ी बात यह है
कि इस वक्त सेक्टर वाइज पहली दफा टारगेट किया गया, जो पिछली हुकूमतों के अंदर बुरी तरीके से पेश किया गया था। और अगर मैं आगे आने वाले वक्त में अभी आपके प्रोग्राम के अंदर ही मैं वो बात करूंगा जो अवामी बात है कि महंगाई का ही क्या रेशो था और ये फीकस आमदनी पर डे वेजेस जो थे वो भी कितने कम थे और इस हुकूमत में कितने बढ़ गए। आप ये देखें कि सेक्टर वाइज जो बढ़ोतरी हुई, एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर, उन्होंने हाउसिंग सेक्टर के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर भी टैक्स नेट और विद होर्डिंग टैक्स। सबसे बड़ी बात है कि शौकत तरीन साहब ने जो इस वक्त की और इस हुकूमत ने जो इस वक्त टारगेट अचीव किया वो ये है कि आपके इनफ्लोज ऑफ डॉलर को बढ़ाया जाएगा। फूड सरप्लस है, आपका फूड सरप्लस है जो जाया हो रहा है, आपसे चाइना मांगता है, आपसे बाकी ममालिक मांगते हैं, आपने बिल्कुल नहीं दे रहे। उसके अलावा अगर आप देखें कि हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो बढ़ोतरी की गई उसके अंदर आपके पास 8.5% की ग्रोथ आपने देखी और इस सेक्टर को मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट किया गया था। अब पावर्टी एलिवेशन के अंदर आप देखें कि बैंकिंग के सेक्टर को टारगेट करना, मुझे बताएं कि पिछले दौर के अंदर आज तक किसी भी आपने अब बहुत सारे बजट दिए होंगे और बहुत सारी बजट स्कीम सुनी होंगी, ट्रांसमिशंस देखी होंगी, कभी ये टारगेट किया गया कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ने क्या किया था स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर? तो आज तक कभी कहा गया नहीं। उन्होंने कहा कि 33% की हमने सब्सिडी दी थी, हमें वो रिजल्ट्स ही नहीं आए जो आने चाहिए थे। प्लस इसमें बैंकिंग सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान का बैंक गरीब के लिए काम नहीं कर रहा। पहली दफा हुआ कि स्टेट बैंक का, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उसमें आप नॉर्मल देख लें, अगर मेरे पास 11 अरब रुपए हैं तो उसके ऊपर अरबों रुपए के ऊपर मैं जब दिखाता था वो तो, और कर्जे भी मैं माफ करवा लेता था और मुझे हाउसिंग के ऊपर 25% का टैक्स मिलता था। पहली दफा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अवामी लोन दिया उसमें 5% का आपको टैक्स दिया। ओके, साविल हुसैन साहब से बात कर लूं। साविल हुसैन साहब जरा अपना ओपिनियन और अपना टेक भी शेयर कर लीजिएगा रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड टुडे। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि इसमें कुछ चीजें बड़ी हौसला अफजा हैं। वो ये है कि एक तो जो शरह नमू है हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट बाउंस बैक आया है। पिछले साल हमारी नेगेटिव ग्रोथ थी, इस साल तकरीबन 4% पे हम या इससे ज्यादा पे शायद क्लोज कर जाएं। सो ये तो बहुत हौसला अफजा चीज है हुकूमत के लिए। और इसमें जो अच्छी चीज साथ साथ ये हुई है कि अभी तक इस ग्रोथ के साथ साथ हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी जो बरामदात और जो हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो रेमिटेंसेस वगैरह के दरमियान जो फर्क है वो अभी तक सस्टेन हो रहा है। अभी तक हम सरप्लस में हैं 10 महीने के बाद। तो हमारा हिस्टोरिकली अगर आप सिचुएशन देखें ग्रोथ की, हमेशा ऐसे होता है कि जब हम 4% के लगभग पहुंचते हैं तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में फिर हमारी जो ग्रोथ है वो रुकती है। फिर हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है, दोबारा से एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होती है जिसकी वजह से हमारी फिर जो है जीडीपी ग्रोथ गिर जाती है। तो अब आगे जाते हुए ये चैलेंज है और ये देखने वाली बात है कि इस ग्रोथ को हम कैसे सस्टेन करते हैं। और सस्टेन करने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। एट द सेम टाइम इंपोर्ट बढ़ेगी जब ग्रोथ होती है, लेकिन साथ साथ हमने इंश्योर करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें लोकली बनाएं। जब तक हमारा ये गैप जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान बढ़ता जाएगा वो हमारी ग्रोथ के लिए एक थ्रेट होएगा। दूसरी जो चीज है वो है हमारी रेमिटेंसेस, जिनके अंदर इस साल ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ग्रोथ है और 29 अरब डॉलर के करीब शायद हम साल क्लोज करेंगे। इसके अंदर वजूहात हैं, कुछ वजूहात तो हैं कोविड की, जिसकी वजह से लोग जो है वो हुंडी हवाला जो है उसको उस तरीके से बाहर से इस्तेमाल नहीं कर सके। तो वो अब आगे हमारा चैलेंज है। स्टेट बैंक ने कुछ बड़े अच्छे इकदाम उठाए हैं कि इन रेमिटेंसेस को हम रिटेन करें अगले साल, कम ना हो। तो ये गोइंग फॉरवर्ड हमारे चैलेंज है। बल्कि शौकत तरीन, यू आर वेरी राइट, बिकॉज शौकत तरीन साहब कह भी रहे थे कि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि इकोनॉमी डेफिनेटली ग्लोबली श्रिंक हुई थी। एक चीज और जो जीडीपी के हवाले से बात होती है और जब ये बताया गया कि जी 3.8 3.9 को हम टच कर रहे हैं तो अपोजिशन ने तो बहुत वावेला इस पे मचाया। गवर्नमेंट कह रही थी कि जी किसी किस्म के फर्ज नंबर्स नहीं है, अगर आपको आना है तो आप स्टैटिस्टिक्स के साथ फिगर्स के साथ आएँ। लेकिन कल जब हम अपना प्रोग्राम कर रहे थे इसी हवाले से, अकील करीम डेडी साहब जो कि मारूफ सरतकार हैं और वो हमारे प्रोग्राम में थे, जीडीपी के हवाले से वो क्या कह रहे थे जब मैंने उनसे पूछा कि 3.8 और 3.9, उनका जरा एक छोटा सा क्लिप है वो सुनिएगा, इस पर भी जरा बात करते हैं। गवर्नमेंट डर डर के फिगर देती है। मैं आपको बताता हूँ ये 3.9 को आप छोड़े, ये
4.6 इस साल की ग्रोथ अचीव होगी जून क्लोजिंग पे। और जून के जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर है ना ग्रोथ के, वो 14.5% आएंगे, 14.5 से नीचे नहीं आए। और हमारी जो ग्रोथ है इस साल की 4.6 के नीचे नहीं आएगी। और ये जो अगला टारगेट कह रहे हैं हम 5%, मैं समझता हूँ ये 5 को तो हम एक्सीड कर जाएंगे। अच्छा, तो ये तो बड़े हौसला अफजा उन्होंने बात की और मैं तो सुन के दंग भी रह गई, और बल्कि हमने सोशल मीडिया पे भी जरा ये चलाना था। बट एनीवेज, हम जो बात करते हैं 3.9 या 3 जिससे बात करें अपोजिशन उसको मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने तो 4.4 तक, हमने 4.5 तक इसको टच किया और हम इसको 6 तक आगे लेकर जाएंगे। How much you feel कि you agreed with this thing? देखिए, आई एम कम्प्लीटली एग्रीड। मैंने डिफलेटर और नॉमिनाइजर के ऊपर के बताया था कि एक फार्मूला डेवलप कर लें, आपको इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंपल फार्मूला है जीडीपी का, और उसको आप ग्रोथ के अंदर जब पॉपुलेशन पर आप करते हैं तो उसमें जब लीकेजेस और जब आप क्रॉस टॉकिंग बंद कर देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली इजाफा होता है। ये जितने भी सेक्टर्स आपने लिए हैं उसमें वो कॉस्मिक नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात शौकत तरीन साहब ने भी आज की कि कैपेसिटी पेमेंट समय करनी पड़ी, और कैपेसिटी पेमेंट के अंदर जो है वो जो डिस्को लॉसेज हैं, जो डिस्को लॉसेज आपके जब जा रहे थे उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब आपने लीकेजेस को कंट्रोल किया तो वो काफी हद तक बेहतर हो गई। और आपने इसमें देख भी लिया कि जिसके अंदर जो ग्रोथ का सेक्टर है, अगर आप सारी ग्रोथ सेक्टर के अंदर देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 509 अरब के मंसूबे, तवानाई के अंदर 103 अरब के मंसूबे, ट्रांसपोर्ट के अंदर 265 अरब के मंसूबे, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग के अंदर 40 अरब के मंसूबे, सेहत के शोबे में 28 अरब, या आज तक बिलतरतीब तालीम के शोबे में 5 अरब, हायर एजुकेशन के अंदर 37, अभी वो 40 अरब जो लास्ट जब कल अब आएगा बजट उसमें तकरीबन 40 प्लस कर दिया गया। छोटी स्कीमों में 74 कर दिया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कभी भी नहीं हुआ, 12 अरब रुपए का कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इस 17 अरब का। अच्छा, ज़राअत के अंदर जो है वो एक अलग बात की गई और इसके ऊपर 2.77 कहा गया, और ये जब कहा कि ये कम है, और ये कम किस सूरत के अंदर है, वो इस तरीके से कि पुराना बीज इस्तेमाल हो रहा था और 7 शहरों के अंदर इस टाइम पर एक साइंटिफिक ज़राअत की बात की, बाकी उन्होंने बम्पर क्रॉप्स का अलग से जिक्र किया, जिसमें वीट है, जिसमें मेज है, हमारे साथ तो जी कपास की सब्जी जाती हुई तो वो 90 खानदानों की अलग थी। कपास से हटा करके आपने सारी की सारी गन्ना लगा दिया, अब दोबारा से उसको रीस्केड्यूल किया गया और रीशेड्यूल्ड किया गया, क्योंकि कपास इस बम्पर क्रॉप में नहीं है, बम्पर क्रॉप में नहीं है। और हमारा बहुत बड़ा माली खसारा इस, क्योंकि ये सारे के सारे खानदान आसान तौर के ऊपर जो है वो गन्ना काश्त करते रहे और वो सारा का सारा टेक्सटाइल बर्बाद किया। हमें $42 बिलियन पिछली दफा, और अब इस दफा 1 अरब से ज्यादा की कॉटन हमें जो है इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा क्रॉप खत्म हो जाएगा। देखें, हमारे पास 565 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। आपने मैंगो, लिवाइज और मुख्तलिफ ब्रांड्स का नाम सुना होगा। इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं। अगर हम इनको सही तरीके से यौन देते, आज हमारा जो है वो एक्सपोर्ट किधर चला जाता। सो हमारी एक्सपोर्ट अब बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन उसके साथ ही जितनी इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी हमारी एक्सपोर्ट आमदन बढ़ती जाएगी। हमें सेक्टर वाइज जो हमने बेहतरी की है वो लीकेजेस जोड़े और कैपेसिटी पेमेंट को, और जो इसको जो डिस्कोस के ऊपर उन्होंने बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन उसके बावजूद जो अभी रिसेंट अगर आपने हमाद अजहर साहब का आपने सुना होगा, उसमें ये नहीं है कि अब ये देखें 15 to 20% जो है वो डिमांड पावर बढ़ा है। एक्सपोर्ट के हवाले से साबिर हुसैन साहब से भी बात कर लूं। साबिर हुसैन साहब, एक्सपोर्ट की जब ये बात कर रहे हैं ना, खासतौर पे क्रॉप्स, एग्रीकल्चर हमारा जो है वो मुल्क है, एक ज़राई मुल्क है, हमारा इन्हिसार उसी पे रहा है। और शौकत तरीन साहब आज ये बात कर भी रहे थे कि एक्सपोर्ट एंटिटी थे और अब हम इंपोर्ट पे भी इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो अगर अब अगेन अभी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं लेकिन उसमें कॉटन नहीं है, उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि जी एक माफिया और आपको आसानी होती है, प्रॉफिट मेकिंग एंड एवरीथिंग, पूरा एक वो कार्टेल जिसपे लंबी बात हो जाएगी। तो साविल साहब, हम क्या देख रहे हैं कि इस दफा खासतौर पे वीट के हवाले से अगर बात करें, वो भी क्या हमें दोबारा अभी भी इंपोर्ट करनी है, प्लस कि कॉटन बम्पर क्रॉप नहीं हुई तो उसके लिए क्या तजावीज होंगी कि हमारा इंसार ज़राअत पे ज्यादा हो? सबसे पहली बात तो ज़राअत के हवाले से ये है कि हमने मार्केट्स को डिस्टॉर्ट किया हुआ। जब हुकूमत आके कीमतें या फिक्स करती है या कीमतों की इंडिकेशन करती है मसलन गन्ने की, तो आप फार्मर को एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि उस चीज को उगाएं। अब वो कपास फार्मर इसलिए नहीं उगाता क्योंकि जो कीमत उसको इंडिकेट की जाती है वो उसको ज्यादा लगती है, तो वो उसकी तरफ चल पड़ता है। अब आपका मुल्क जो है, अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है, आप गन्ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप शुगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
उसकी वजह रीजन यह है कि आप क्योंकि गन्ने की कीमत हाई रखते हैं तो आपकी शुगर की कीमत भी हाई होती है, और दुनिया आलमी मंडी में आप कम्पीट नहीं कर सकते। नहीं, ये भी बताना होगा तो ना कि आप- रिबेट का मसला भी चल तो रहा है। तो अगर आपने अपनी जो सबसे पहला बुनियादी काम है जो हुकूमत को करने की जरूरत है, वो ये है कि गन्ने की कीमत के अंदर दखल अंदाजी ना करे। गन्ने की कीमत में दखल अंदाजी ना करे तो वो कैसे करे? आपका जो रिबेट, कपास की बात है, सॉरी, कॉटन की बात है, आई डिफर टू इट, इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं। आई डिफर टू इनका इट। पॉइंट ले लेते हैं, फिर मैं आपको कंटिन्यू करूंगी। अगर आप जी जी, देखिए मेरी बात सुने, कार्टलाइजेशन के अंदर मुदाखलत नहीं करनी। इतने बड़े कार्टल्स हैं, इनके अंदर जो वो रिबेट मांगते हैं, और 90 खानदान जिनके आपको मैंने आपको बताया कि $82 बिलियन की आपकी जो शुगर हुई है, उसके अंदर आपका मिलासिस भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, इसके बावजूद रिबेट का मसला जा रहा है। जी, आप उनका मुकम्मल सुन लें, इसके ऊपर मैं आई डिफर टू इट, हमारी तबाही का जो है बेसिस रहा है। आई डिफर टू इट। आपकी जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी, तो मेरी ये गुजारिश है, ये मैं जो कह रहा था वो ये था कि जो प्राइस फिक्सिंग है उसमें से गवर्नमेंट को निकलने की जरूरत है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी यानी जो कैपेसिटी है हमारी क्रॉप्स की उसको बढ़ाने की जरूरत है, और वो आप कर सकते हैं फार्मर के साथ इसी मदाखलत की वजह से किसानों को इस दफा पैसा मिला, प्रोविजन के अंदर, क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू इस चीजों के ऊपर फोकस करने की हमें जरूरत है। और उसके नतीजे में क्योंकि हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास पानी भी है, हम ये क्रॉप्स उगा सकते हैं यहाँ, और हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक सवाल पूछा था कि इस साल क्या होएगा। इस साल डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने जो व्हीट है वो काफी मतलब अच्छी उसके अंदर आउटपुट निकली है, हमें फिर भी शायद कुछ जो है मिलियन टन इंपोर्ट करनी पड़े टू बिल्ड अ बफर स्टॉक। बट जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो तशवीश की बात है वो ये है कि जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल, जिससे तकरीबन 60% हमारी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल से अभी तक रिलेटेड है, उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वहां नेगेटिव 22% से हमारी ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, ओके फाइन, आप अपना पॉइंट दे दें, फिर जरा मैं आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन पे भी आ जाऊंगी, मैं उसके ऊपर पहले शौकत तरीन साहब ने आज बात की है कि हमने टैरिफ में और टैक्सेस में इजाफा नहीं करना। आई जस्ट वांट टू आई मीन कमेंट ऑन दिस कि आपने कहा कि गवर्नमेंट इसके अंदर मुदाखलत ना करे। देखें, गवर्नमेंट का मतलब अथॉरिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है। अगर उसकी मुदाखलत ना होगी तो कार्टलाइजेशन होगी। कार्टलाइजेशन को खत्म करना और कार्टलाइजेशन को मोनोपोली, ओलिगोपोली और डिओपोली से हटा करके एक फिक्स चीजें लेकर आना, यह हुकूमत का काम है। किसान को इस दफा गन्ने की पैदावार में सबसे जल्दी पैसा मिला, और उन्होंने उन्हीं की तरफ से जो रिबेट मांगते थे वो हुकूमत को भी कहते थे कि हम गन्ना भी उगाएंगे, चीनी भी देंगे, और अगर आप ये नहीं हमसे लेंगे तो हम आपके किसान से गन्ना खरीदेंगे नहीं, और हुकूमत अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी तो गन्ना जाएगा कैसे? तो ये रिबेट का मसला कैसे हल होगा? मुझे ये भी बता दें कि चीनी की कीमतें जो एक शोर मचा था, चीनी की कीमत मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि चीनी की कीमत वहां पर, हमारी जो एग्रीकल्चरल मार्केट है, चीनी की कीमत इस टाइम पर 50% से इजाफा हुआ। पाकिस्तान के अंदर 38%। सावेल साहब एक सेकंड, सावेल साहब इनको कंप्लीट करने दें। जी जी, 38% जरूर आप पर गई है। इस पे कीजिएगा। अच्छा, चीनी की कीमतों के अंदर मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया के अंदर 50% से ऊपर गई है, हमारी 38% कम पर गई है। यानी हमने फिर भी कीमत जो है वो चीनी की पूरी दुनिया के मुकाबले में कम, मजीद और कम होगी। कार्टल का सिस्टम जब कम हो रहा है और जो हुकूमती मदाखलत की वजह से इसकी कीमतें और कम होंगी, और बाकी अजनास की भी, गंदम की भी और बाकी चीजों की भी कीमत कम होगी। लेकिन इन्फ्लेशन के ऊपर आप देखें कि शौकत तरीन साहब ने आपको कोई फिक्टिशियस नंबर नहीं दिया, उन्होंने 8 का, फिर 8 से अब कह रहे हैं कि वो शायद हम 7 तक खींच लें, जिसकी वजह से लामहला थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन महंगाई रेट कम हुआ है, सिंगल डिजिट पे आया है, सिंगल डिजिट और कम आएगा। लेकिन हाँ, नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने कि कोई तकरीबन 2% पे ले आएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन जब कंट्रोल हो गई तो महंगाई में कदरे बेहतर इजाफा, वो कमी वाकया होगी। लेकिन ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल अगर थोड़ा सा डिटेल इसकी भी कर दूं तो इसमें एक चीज मैं आपके लिए लाया था कि डेली वेजर्स के ऊपर आज तक कभी इजाफा हुआ। डीडीटी के ऊपर मैं अगर बात करूं थोड़ा सा, अगर आप टाइम दें, डीडीटी जो ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ द टैक्सेस ये कम हुए। WHT जो है वो रिड्यूस ऑफ द होर्डिंग टैक्स, ये सबसे कम इजाफा होगा 0.1% के ऊपर। तो ये हुआ क्या, इसके वजह से पिछली गवर्नमेंट जो देती थी वो डेली वेजर के अंदर पेंटर की कीमत, जो आपका जो राज होता था, अनस्किल्ड वर्कर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, उसकी सारी की सारी इजाफा इस टाइम पर जो इंक्रीज लगा है, यानी जून 2018 के अंदर जो डेली वेजर्स की बात कर रहा हूं, आप याद देखिए पेंटर के अंदर 17.44,
जो राज कमाता था उसके अंदर 22.8 का, यानी आपकी तनख्वाह अगर फॉर एग्जांपल 590 अगर तनख्वाह थी, अब 750 के ऊपर चली गई, ये डेली वेजर का टाइम है। फिर अनस्किल्ड वाला जो तो वह 23.80 पे चला गया, प्लम्बर 20.15 पर चला गया, इलेक्ट्रीशियन 29.1% पे चला गया। तो 2018-2021 की आमदनी देखिए, डेली वेजेस का बड़ा हुआ तो कीमत ये आप बता रहे हैं मुझे कुव्वत फरोख्त बढ़ गई। 2021 यानी ये 2018 से और आज मई 2021 कंपैरिजन आप दे रहे हैं, इन कंपैरिजन। ठीक है सावेल साहब, मैं जरा आती हूँ IMF पे, क्योंकि सख्त फैसले करने पड़े, IMF की बात माननी भी पड़ी। मुझे याद है जब असद उमर साहब वजीर खजाना बने थे तो काफ़ी अरसे बाद हुआ था कि जी उनसे राब्ते में तो हैं लेकिन वर्कआउट नहीं हो रही थी चीज़ें, बट एनीवेज अब मुझे ये बताएगा कि उन्होंने कहा कि जी हमने उनको दे सेड अ बिग नो टू दैम कि जी हमने टैरिफ के प्राइस इंक्रीज नहीं करने, मजीद कोई टैक्सेस इम्पोज नहीं करने अवाम पर, मुतबादिल ज़राए, वो मुतबादिल ज़राए क्या हो सकते हैं, या वो कौन से मुतबादिल ज़राए हैं जो रिकमेंड किए गए हैं? देखिए, जहां तक IMF प्रोग्राम की बात है, वो हुकूमत ने इंडिकेट भी किया है कि उसको वो रीनेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, जो हमें करना भी चाहिए। जो हमने शिकें शुरू में IMF के साथ तय की थी, उनमें से बहुत सी मुश्किल फैसले शिकों पे हमने अमल भी किया, जिसके नतीजे में पिछले 2-2.5 साल में एक शदीद कंट्रैक्शन इवन कोविड से पहले हमें फेस करनी पड़ी। लेकिन अब आगे जाते हुए, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रोथ मोड में, जिस तरह शौकत तरीन साहब ने फरमाया है, जाना चाहती है, तो उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमने अपनी आमदनी बढ़ानी है और अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। ये हुकूमत के लिए भी अहम है। नहीं, वो मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ, उनके लिए भी अहम है। सावेल साहब, अगर दो चीजें हम कर लेते हैं, सावेल साहब मैं जानना ये चाह रही हूँ कि जब आपने ये कह दिया कि जी हमने मजीद टैक्सेस नहीं लगाने, अवाम पे बोझ नहीं डालना, प्लस हमने टैरिफ इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि शौकत तरीन साहब कह चुके हैं कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट गवर्नमेंट ने पे की है, तो ऑल्टरनेटिव सजेशंस, रिकमेंडेशंस IMF को क्या दी गई हैं रेवेन्यू जनरेशन की? नहीं, आई थिंक कि देखें, इनमें कुछ चीजें ये करेंगे, अभी कल बजट आएगा उसमें डिटेल सामने आ जाएंगी। आई थिंक कुछ एग्जेम्पशंस को ये रिड्यूस करेंगे। एट द सेम टाइम इन्होंने अभी बात की है कि हम अपनी इन्फोर्समेंट बेहतर करेंगे, यानी अभी जो लोग पूरा टैक्स नहीं दे रहे, हम उनसे ज्यादा वसूल करने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, डेटा बेतहाश FBR के पास मौजूद है लोगों के बारे में कि लोग कैसे खर्चे कर रहे हैं और कितना टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि जब आपकी शरह नमू में इजाफा होएगा, ग्रोथ शुरू होएगी, तो आपकी आमदनी में भी इजाफा होएगा, तो और आपके टैक्सेस बढ़ने चाहिए। उसके अंदर ऑब्वियसली जो आपकी इस वक्त FBR है, उसका रोल एक अहम रोल होएगा। लेकिन अगर आप FBR को लोगों के पीछे लगा देंगे और डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे, तो वो हमने माजी में भी देखा है कि उसका कभी खातिर नहीं, मैं ख्याल बिजनेस कम्युनिटी को तो बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है, FBR को से खुश है सब बिजनेस कम्युनिटी। ओके, तो पहली बात तो होगी एज फार एज रेवेन्यूज आर कंसर्न्ड। आई थिंक जो IMF के साथ हमने एक रिवाइज टारगेट 5.8 ट्रिलियन का हमने आई थिंक शायद तय किया है, वो एक बहुत चैलेंजिंग होएगा अगले साल करना, तकरीबन 20% दोबारा ग्रो करना इट विल नॉट बी इजी, लेकिन इट इज डूएबल। ठीक है, ओके प्लीज मैं इसी की कंटिन्यूटी में जो अब हम ये बात कर रहे हैं ना टैक्स कलेक्शन की, क्योंकि दिस इज द मेन थिंग टू जनरेट रेवेन्यू। अच्छा, मजीद टैक्सेस लगाने से बेहतर है कि जो हुकूमत के पास भी सजेशन भी है कि हमने अपना टैक्स नेटवर्क बढ़ाना है, जो पिछले साल में शौकत तरीन साहब ने कहा कि 18% तक इस हुकूमत में या पिछले साल में बढ़ा भी है। टारगेट कितना है, क्योंकि अभी हम ये देखते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते। देखें जी, सिर्फ अभी तक 1% भी टोटल नहीं हुआ, यानी 414 ट्रिलियन जो आया है वो आपका अभी तक सिर्फ टोटल ऑफ द 2% भी नहीं है। अभी आपके 4000 टोटल ऑफ द 2% भी नहीं है, जो टोटल ऑफ द जितने बिजनेसेस हैं, यानी 4000 बिजनेसेस के अंदर सिर्फ टोटल कोई तकरीबन 4 लाख बिजनेसेस के अंदर टोटल 50,000 भी रजिस्टर्ड नहीं है। अभी टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर आपके बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं। जी, टारगेट बिल्कुल है, उसके अंदर अरबों रुपए का टारगेट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है अभी जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि 18% बढ़ गए, यानी पहले अगर वो 16 लाख रुपए टैक्स लोग देते थे, 16 लाख,
तो अब जो है वो मेरा ख्याल है 26 से 27 लाख हो गए, 26 से 27 जो लाख टैक्स ये तो हो गए नेटवर्क में जो आ गए। टैक्स नेट में इसका टारगेट सीधा सीधा सा जो उन्होंने रखा है तकरीबन 27% ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक आपका जो है वो टैक्स नेट में बढ़ाना है। प्लस इसमें आपने इंपॉर्टेंट अभी बात की 18% कि है। अभी जो टारगेट देता है वो एफबीआर नहीं देगा, अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन जो है वो टारगेट देगी। Okay. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके ऊपर जो हुकूमती जो दबाव है वो आपके पास सिर्फ ये स्टील मिल और 4-5 आप बड़े हाथियों का नाम ले लेते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज बाकी इंडस्ट्रीज के तहत बहुत सारे सरकारी इदारे हैं जो इस टाइम पर तकरीबन 40 करोड़ रुपया एक, तकरीबन 50 करोड़ एक, अरबों रुपया तकरीबन सालाना के हिसाब से उनको सिर्फ पैसा जा रहा है, और जिसकी वजह से वो पैसे जनरेट करके नहीं देख रहे, जिसका मकसद ये है कि पीपीपीज के लिए उन्होंने पूरा का पूरा लाहे अमल बनाया, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी या उसके अंदर जिस तरह रजाक दाऊद साहब पिछली दफा बैठे थे और उसके साथ जो रिफॉर्म्स कमीशन के उन्होंने बैठकर इन्होंने लाइन अप कर ली हैं बंदे, अगर फॉर एग्जांपल जितनी प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी ये नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि ये इदारे काम नहीं कर रही है, चाय पीकर चले जाते हैं और ये इस वक्त कर्जों पर बोझ है। हुकूमत 10 से 12% इनका बढ़ा तो रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा खुश आइंद कदम है, क्योंकि इनकी तरफ से जब तक आपकी वेल्थ जनरेशन नहीं होगी, पाकिस्तान का कर्जा आपको पता है कि बोझ बढ़ता जा रहा है। ये हुकूमत वाहिद वो हुकूमत है जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल जहां पर वो 25% उनको उधार लेना चाहिए था, ये 12% पे गए, कोशिश की आईएमएफ तक ना जाएं। आईएमएफ ने 46 आपको जो आपने पूछा इनफ्लोज ऑफ डॉलर के ऊपर नुकसान दिया, टैक्सेशन के ऊपर नुकसान दिया, हर जगह हर सेक्टर के अंदर जिधर हम सब्सिडी दे सकते थे उन्होंने इनकार किया। 46% का जो है वो बिजली की खपत के ऊपर यानी इंक्रीज टैक्स कर दिया। जब आप इंक्रीज टैक्स कर देंगे तो बिजली की खपत के ऊपर सबसे बड़ा मसला है। अभी हमारी जो आप लोग देख रहे हैं उसके अंदर दयामीर भाषा डैम के लिए हुकूमत को आप शाबाश दें कि 50 करोड़ रुपया तो जमा भी हो गया, जो यूरो इंडस डॉलर है। अब इंडस डॉलर के अंदर जब वो पैसा आया तो अब आप ये देखें कि अगर दयामीर भाषा भी बढ़ेगी, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट उसमें लेके चलती हूँ ताकि वन बाय वन हम चीज़ों में थोड़ी क्लैरिटी लेकर आए। अभी जो प्राइवेटाइजेशन की हमने बात की तो शौकत तरीन साहब अभी कह भी रहे थे, जब इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, उन्होंने कहा कि हम उसमें ना कोई पॉलिटिशियन होगा और ना ही कोई हुकूमती बंदा होगा, उसमें वो एक टोटल इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, पाकिस्तान टोटल इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, सरमाया पाकिस्तान, और जो अपने अपने फील्ड के होंगे और वो इसको डिसाइड करेंगे वो कितने इदारे हैं जो अभी लॉसेस में हैं और उनको वो प्राइवेटाइजेशन। 23 इदारे तो मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के बता देता हूँ। कितने? 23 इदारे। मैं नाम अगर एक आध का ले लूंगा तो फिर वो क्योंकि बायसनेस हो जाएगी, क्योंकि मैंने उनमें काम भी कर रखा है। चुनाचे मैं अगर आपको बताऊं कि मैं उसके अंदर से गुजर कर मैंने देख लिया कि एक इदारे का केस स्टडी दे दे तो 37 करोड़ से 40 करोड़ कुछ ना करने के ऊपर, और तकरीबन वो कोई 11 अरब रुपए की जमीन के ऊपर वहां बैठे हैं, जहां पे स्किल एजुकेशन देनी चाहिए थी, स्किल लेबर देनी चाहिए थी। कई ऐसे इदारे हैं जो कि कंप्यूटर फाउंडेशन का कोर्स बगैर कंप्यूटर के करा रहे हैं, जुल्म नहीं है। सो क्या जब आप माफिया के खिलाफ लड़ते हैं तो आप हुकूमती इदारों के अंदर और हुकूमती जगहों के अंदर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो फौरी तौर पे आपको उसको करना चाहिए। अरबाब साहब ने इसके ऊपर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इसके ऊपर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर काफी हद तक काम किया। ये तो सिविल सर्विसेज है जो कि हुकूमत के दामाद बन चुके हैं और वो सारे के सारे पैसा खा रहे हैं, पेंशन भी खा रहे हैं, काम नहीं करके दे रहे, जनरेट नहीं करके दे रहे। लेथ मशीन और आपकी जो ड्रिलिंग और जो आपकी प्लम्बिंग का काम है जिसको मैंने आपको बताया, इसके ऊपर स्किल प्रोड्यूस करने का टारगेट था। 2 करोड़ के करीब हमें स्किल प्रोडक्शन चाहिए थी। आपसे पूरी दुनिया में स्किल लेबर मांग रहे हैं, आप स्किल लेबर है ही नहीं। आप कहते हैं हमें सऊदी से निकाल दिया, कि आपके इंजीनियर इस काबिल नहीं होंगे तो फिर वो आपको निकालेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तो इस वक्त टोटल अगर आप यहाँ पे मुझे बताएं तो इस वक्त टोटल जो कर्जा है 38 ट्रिलियन का। अंदरूनी कर्जा मैं सिर्फ एक बता दूं, पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा 25 ट्रिलियन है और बैरूनी कर्जा 12% है, और जो गुज़श्ता जो उसके पिछले निकला था वो 1.6 ट्रिलियन है। इतना ज्यादा कर्जा होने के बाद आप करेंगे क्या? साविल साहब, जो आपने भी बात की और मैं फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई थी कि आप भी इसमें अपना इनपुट देना चाहें तो जरूर दीजिएगा कि जो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो कितने मेंबर्स का एक कमेटी बना रहे हैं, बट उसके साथ साथ जब हम टैक्स नेटवर्क में इजाफे की बात करते हैं तो एक आम आदमी या इवन बिजनेस वो ये सोचते हैं कि हमें उस पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो अगर आप टैक्स पेयर हैं तो उसमें आपको कम अमाउंट देना होता है या कम टैक्सेस देने होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन टैक्स पेयर। तो यहाँ पर इंसेंटिव्स की बात आती है। मुझे याद है एक ब्रीफिंग भी हुई थी, उसमें हमाद अजहर साहब भी थे और असद उमर साहब भी थे, और उससे इस बात को कहा गया था कि हम टैक्स पेयर्स को इंसेंटिव्स देंगे। क्या वो इंसेंटिव्स पिछले 1 साल में दिए गए? कोई
या आगे कोई हदफ रखा है? अच्छा जी, पहला आपने जो सवाल किया रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन, पहले मैं उससे शुरू करता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि तकरीबन सालाना बेसिस पे 600 अरब रुपए से जाहिद जो है ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो है वो नुकसान करती हैं। इसका मतलब है कि जो उनकी फंडिंग होती है वो आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो टैक्स अदा करते हैं उनके पैसों से होता है या कर्जा लेके होता है। तो इस ये इतना बड़ा एक पत्थर जो है हमारे इस मुल्क के गले में पड़ गया हुआ है इन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का, इतना बड़ा ये हाथी है कि इसको अब एड्रेस किए बगैर हम अपने आप को, अपना फाइनेंशियल जो हाउस है उसको ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, अब उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? देखें, प्राइवेटाइजेशन जो है वो बिल्कुल हमें करनी चाहिए। बहुत से अदारे हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन करना हमारे लिए जरूरी है, और बहुत से अदारे ऐसे हैं कि अगर हम वो मुफ्त में भी किसी को दे दें तो वो भी शायद हमारे लिए जो है कम से कम हमें नुकसान से बचा दें। लेकिन उसके लिए, करने के लिए हमें दो चीजें दरकार है। सबसे पहली बात है हमें एक सियासी इसके लिए विल चाहिए और एक कंसेंसस चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर हमें ओवरऑल जो हमारा ढांचा है मुल्क का, जो स्टेट का जो ढांचा है, उसको इस चीज के ऊपर हमने आमादा करना है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो फिर इस प्रोसेस को चलने दें। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है उसको हर वक्त डर लगा हुआ है कि उसको नैब ने आके उठा लेना है, ना कोई खरीदने वाला आएगा ना बेचने वाले सामने आएंगे। तो हमें पहले इस बुनियादी मसले को हल समझने की जरूरत है कि इसको हमने हल कैसे करना है। उसके लिए कंसेंसस रिक्वायर्ड है एट द स्टेट लेवल। ठीक है, दूसरी बात, शौकत तरीन साहब ने एक बात अच्छी अहम बात की है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करेंगे एक स्टेज में। तो पहले स्टेज में उनका ख्याल है कि हम इन इदारों को कुछ बेहतर करेंगे, इनके निजाम को बेहतर करेंगे और उसके बाद हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ यूनियन से डील कैसे करेंगे? नहीं जी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। चीज है, खाली बोर्ड बनाना काफी नहीं। मैं खुद स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के बोर्ड में आप अपने टर्न पे जरूर बोलिएगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि खाली एक बोर्ड बना देने से आपका अदारा ठीक नहीं हो सकता। आपको मैनेजमेंट जो कंट्रोल है वो आपको बिल्कुल हुकूमत से निकालना पड़ेगा और जो हमारी वजारतें हैं उनसे अलग करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ये इन इदारों में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। ओके फाइन। अब आ जाए दूसरी बात, आपने टैक्स की बात की। टैक्स के हवाले से जो मेरे ख्याल से जो बुनियादी तौर पे जो हुकूमत को करने की जरूरत है, जो सबसे बड़ा इंसेंटिव आप इस वक्त टैक्स पेयर को दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि आप सेल्फ असेसमेंट स्कीम की तरफ जाएं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स होने चाहिए। 20 से 25% रैंडम सालाना ऑडिट आप करें और जो लोग जिनकी टैक्स जो है वो 10-15% से बड़ा है सालाना तौर पे उनको आप ऑडिट से एग्जेम्प्ट करें। इन तरीके, ये इंसेंटिव है जो इस वक्त बिजनेसमैन का या इस वक्त आपका ताजिर बैठा हुआ है वो ऑलरेडी पैसे दे रहे हैं। आपके एफबीआर के लोग आएंगे वो उनको भी वो पैसे देते हैं, और लोग आएंगे उनको भी देते हैं। तो आपको मूव करना है सेल्फ असेसमेंट की तरफ, आपकी टैक्स की कलेक्शन उससे बेहतर होगी। दैट इज द बिगेस्ट इंसेंटिव यू कैन प्रोवाइड टू क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्समैन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दिए बगैर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। इस पे आपका जो इनपुट है आप जरूर दीजिएगा जो अभी आप बीच में कह रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट को भी की अपॉर्चुनिटीज हैं उसको भी निकालना, क्योंकि पिछले दिनों में खुद ये भी कहा गया कि जाहिर सी बात है बड़े बिजनेसेस बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे, बहुत सारी चीजें, तो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली वो बढ़ी है बजाय देने के वो स्क्वीज हुई है। उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस हो? अच्छा देखिए, एक तो पहली बात कि एफबीआर के ऊपर आपने बात की और आपने टारगेट भी निकाल दिया, मैंने अभी बुक से निकाल दिया है, तकरीबन 4.7 ट्रिलियन टैक्स का हदफ है। ठीक है, आपने क्योंकि एग्जैक्ट नंबर था तो मैंने नंबर निकाल दिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपने प्राइवेटाइजेशन के लिए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या मर्जर के लिए इसके ऑलरेडी पिछले साल ये काम हो चुका है और परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर ये इदारे नहीं बढ़ सके। ये कंप्लीट मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है। इसके लिए कंसेंसस कमीशन की जरूरत है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेस स्ट्रक्चर करेगा, परफॉर्मेंस लेगा। पिछले 10 साल का आप हदफ निकाल ले, पूरी परफॉर्मेंस निकालें, ऑडिट करें परफॉर्मेंस। वही मैं आपसे करूं कि जो यूनियंस को डील करना पड़ता है, यूनियन तो क्योंकि उनको उन पे सियासी पुष्पनाइयां होती है, ये आपको पता है। बिल्कुल ठीक। मैं तो और भी बता देता हूं आपको, यूं देखें कि सिर्फ जीएम और डीजीस जो लगने के लिए होते हैं वो पिछले वट्टू साहब का इकदाम था
उसके बाद चंद लोगों के और दामाद थे, सिर्फ दामाद और जो सियासी वाबस्तगी वाले लोग हैं वो सारे के सारे यूनियन से बैठे हैं। ये सीधा सीधा आपके साथ जाती है। कैसे डील और ये करेंगे नून लीग और इनसे? वो पीपीपी, ये अभी तक आपको प्राइवेटाइज ना होने के लिए सारा प्रेशर उन हुकूमतों के ऊपर है। जब भी ये तो वो सीधा- कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इसलिए कंसेंसस तो होना उन्होंने जरूरी है, नहीं, लेकिन क्या इसमें पॉलिटिकल पॉलिटिकल कंसेंसस अगर इसके ऊपर कभी हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि पॉलिटिकल कंसेंसस डील कैसे करेंगे? आपके तकरीबन 20,000 देखिए, लोग आप एक पीआईए को ले लें, आप स्टील मिल्स को ले लें, आपको कराची, तो ये उसके सारे बाद जमा हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो उनकी वफाक ठीक हो में गया। डेफिनेटली उनकी अपनी एक टसल चल मैं रही है आपको जो कि अपोजिशन भी है, जी। तो फिर उसको डील मैं तो आपको करना सादा पड़ेगा। एग्जांपल दे देता हूं कि एक इदारे का डीजी जो है वो और एक इदारे का जो नेक्स्ट टू डीजी है वो यूनियन को पैसे देता है, वो जाकर कहता है कि अगर आपने इदारे के खिलाफ कोई बात की तो हम आपको तकरीबन इतने 500 लोगों की हड़ताल कर देंगे। अब तो यहां से आप अंदाजा लगा लें पीआईए के पास क्या छोटे लोग हैं, उनके पास क्या पैसा कम है, और सारी की सारी पीछे जो जमीनें बेचकर वो कहते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन, जहां जाएंगे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट सबसे पहले होगा, क्योंकि अगर 7 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बननी है तो उसमें सीधा सीधा 2 करोड़ की बिल्डिंग है, 5 करोड़ आपकी जेब में। ठीक, तो सादा मामला बना दे, आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बनेगा। मैं और चीजें नहीं खोलना चाहता, मैं आपको 23 इदारे तो ये बता दिए, बेशुमार इदारे सिंध में बता दूंगा, बेशुमार इदारे आपको खैबर पख्तूनख्वा में, जितने स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर आप ये देखें कि उन्होंने सब्सिडी की बात की, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का इस दफा उन्होंने फोकस किया और उन्होंने कहा कामयाब नौजवान के साथ तो इसको डील करेंगे, लेकिन उसका भी आप देखें ना पाकिस्तान की आवाम है कैसी। आप उसमें एप्लीकेशन आई तकरीबन 16 लाख के करीब एप्लीकेशन सिर्फ उबर और करीम की आ गई। अच्छा, आपको कहा गया है मैन्युफैक्चरिंग करें, आपने मैन्युफैक्चर बेस, आपने एग्रीकल्चर बेस, आपने वो प्रोजेक्ट्स लेकर आने। आपकी आवाम काम करना नहीं चाहती, वो कहती है शॉर्टकट से मनी तो कमा आपने लेते हैं। आवाम को स्किल्स दिए क्या है? तो अभी आप ही तो यहाँ पर बात कर रहे तो थे कि skill यहाँ तो पे obviously हमने नहीं दिए आवाम ना। को ट्रेन क्या किया है, आवाम को स्किल्स क्या तो दिए? ये 3 साल के अंदर तो होना नहीं था, और तो वो ये तो उबर ऑडिट करीम होना बेचारे करेंगे तो वो भी तो काम ही करेंगे ऑडिट ना। कहां से होना, तो आप वही तो बड़ी बात, इसको कसीनो जब वो इकोनॉमी कहते हैं। स्किल्ड ही नहीं है। देखिए कसीनो इकोनॉमी, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपके पास तकरीबन आईफोन प्रो आ रहा है, आपके पास मुख्तलिफ मोबाइल आ रहे हैं, आप उबर करीम में जा रहे होते हैं, आप गाड़ियों के अंदर बसों में धक्के नहीं खाना चाहते, आप मेट्रो यूज नहीं करने चाहते। आपकी सोच तो डोनाल्ड ट्रंप से कम है ही नहीं, आप तो मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपका गरीब भी इंजॉय करता है, आपको वो कहते हैं अच्छा फिर कल देखी जाएगी, अब मार जाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो लंगर खाने में खाना खा लेंगे। तो पॉइंट ये है कि जब तक आपको आप लंगर खाने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लंगर के ऊपर लग जाएंगे, कारखाने छोड़ के इन्होंने लंगर खाने पे लग जाना है। और उसकी रीजन ये है कि जब तक हुकूमत सख्त फैसला आप कर रही है, वो सख्त फैसला क्या है, आपको टेफ्टेक ऑडिट करना पड़ेगा, आपको नेफ्टेक का ऑडिट करना पड़ेगा, आपको सारे ये इदारे जो स्किल बेस्ड इदारे मुझे ये बता ऑडिट करना। 1970 से ये लोग काम ही नहीं कर रहे। स्किल वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इदारा या वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्किल प्रोवाइड करे, उसकी तरफ कोई ध्यान है एग्जैक्टली करना चाहिए, लेकिन अभी तक माइनस इसमें जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इदारे से हुकूमत से पैसे ले जा रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं, हुकूमत चाहती है स्किल प्रोड्यूस हो, लेकिन जो स्किल प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, जायका का प्लांट लगा जापानीज से, अब सीपैक के अंदर सीपैक से बेशुमार इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं, वो कौन रोकता है उनको? पावर सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, जायका के प्लांट के आने, जायका का एक जापानीज प्लांट आया था, उसको उन्होंने खराब करके भेज दिया। यूएन से इतनी सारी, यूनिडो के डायरेक्टर जनरल ने मुझे बताया आप लोग आम बेचा करें, अगर आम भी बेचें तो 50% आप वेल्थ जनरेशन कर सकते हैं, आपके पास जितने प्रोजेक्ट 90% हम फेल करके भेज देते हैं। ठीक है, मैं आपने सीपैक का जिक्र किया तो उससे भी अपोजिशन उसमें भी बड़ी वो कंट्रोवर्सीज का शिकार उसको करने की कोशिश में रहती है। बात ये होती है कि सीपैक का जो फ्रूट है, सीपैक का जो फल या उसकी जो उससे जो फायदा है, वो बेनिफिशियरी पाकिस्तान कितना है और चाइना कितना है। ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी इकोनॉमिक जोन की जो बात की जाती है तो कितना इकोनॉमिक जोन्स पे कितना काम हो चुका है और उस पर कितना काम अभी बाकी है, वहां से जो इनकम जनरेट होनी है या वहां पर जो इकोनॉमी हमारी फ्लोरिश होगी अपकमिंग डेज में, उसका क्या स्टेटस है साविल साहब? देखिए नहीं, जहाँ तक इकोनॉमिक जोन की मैं बात कर रही हूँ, सीपैक पाकिस्तान के लिए बुनियादी जो फायदा मुफाद हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम अपनी यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाएं। जो इंडस्ट्रीज चाइना में अनकम्पिटिटिव होती जा रही हैं बिकॉज उनकी वेज रेट्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही हैं, तो जो उनकी सनसेट, जिनको वो सनसेट इंडस्ट्रीज कहते हैं, शौकत तरीन साहब ने भी उनका जिक्र आज भी किया था, वो हम यहाँ लेके आ सकते हैं और वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उन जोन्स के ऊपर अभी तक जो जहां तक लेकिन काम इकोनॉमिक है, जोन के उसकी लिए जो प्लान्स pace क्या है? वो
बहुत सिर्फ ही रोड slow है। बना देना तो हल नहीं है ना। फैसलाबाद में एक इकोनॉमिक जोन है फेडमे के नाम से, वहां कुछ पेशरफ तेजी से हो रही है निस्बतन, लेकिन बाकी जो जोन्स हैं वो अभी कागजों में ही ज्यादातर लगता है कि मौजूद हैं। लेकिन असली पाकिस्तान को जो फायदा होएगा सीपेक से वो इन जोन्स को चालू करने से है। उसी से आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, उसी से आपकी लोकल प्रोडक्शन होएगी और उसी से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और ये आप चाइनीज के साथ कोलैबोरेटिवली कर सकते हैं क्योंकि उनका भी इसके अंदर इंटरेस्ट है। चलें, ये तो हम कर सकते हैं। अब तक किया क्या इकोनॉमिक जोन के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? यही पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट है। आप यूं देखें कि $85 बिलियन का जो है वो आपको बता दिया गया कि इस बजट रखा गया है सीपैक के लिए। गवादर की 3 बर्थ ऑपरेशन कर दी गई और इस 3 बर्थ का ऑपरेशन करने का मकसद ये है कि गवादर फुली ऑपरेशन हो गया, वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ की आपकी सीड प्रोसेसिंग, आपकी एग्रीकल्चर फार्मिंग और बाकी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, अब शुरू हो चुकी हैं, मैंने लफ्ज़ बोला। अच्छा, आगे अगर आप देखें तो शौकत तरीन साहब ने कहा था कि हमने उनके साथ ऐसी कोलैबोरेशन करनी है कि जिसके बाद हमें चीज़ मिले, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम वाज़े ये आ जाता है कि आपकी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको तो जुबान नहीं आएगी। ईता ईलू कहते हैं बेल्ट एंड रोड को, तो आपको अगर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ईता ईलू का ही नहीं पता तो उसके ऊपर जब आप पर्सन का निशान बनेंगे तो वो आप कैसे देखें? तो ग्लिचेस हैं। थोड़ा सा आगे चले तो राशाकई के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारे पेमेंट्स दी जा रही हैं और लोकल इन्वेस्टर्स का इधर आना जरूरी है। ये जो 85 बिलियन सीपैक के लिए आपने कहा, तो इसमें जो मोटरवेज बताते हैं कि जी सक्कर टू मुल्तान, उसके बाद सक्कर टू हैदराबाद, ये सीपैक अभी बल्कि बाजवा साहब ने जो बताया कि जो हाकला के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर इतनी सारी, आप पूरा रोड नेटवर्क को आप जाकर के जरा आप खुद भी मुआयना करें, बलूचिस्तान से लेकर गवादर को कनेक्ट करने के लिए जितनी इस वक्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के पास तो वैसे एग्जैक्टली बिल्कुल उसमें और हाकला और ये सारा चीजें मिला करके किसने किया? तो ये सी पैक का सबसे बड़ा समर ये है कि 4 आपके जो राशाकई का भी और ढाबा जी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना, तो राशाकई इकोनॉमिक जोन भी इस टाइम पर बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, रोड होगी, तो मैं कारखाना लगाऊंगा ना। अभी $100 बिलियन का एक सेंचुरी स्टील मिल लगी है, एक और मिल लगी है, उसकी वजह से तकरीबन 37,000 प्लस अभी तक एम्प्लॉय हो भी चुके हैं। और मुख्तलिफ इंडस्ट्री, ये जो ढाबा जी जो इसका सिंध के अंदर और ये जो अभी जो फैसलाबाद वाली साइड पे इकोनॉमिक जोन्स हैं, वहां पे तेजी से ये काम जारी है। और सी पैक का अब जो है वो स्ट्रक्चर तरीका आ गया है। आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट वॉज टोटल डिपेंडेंट उसी के ऊपर है। और आप जो ये बात कर रहे हैं कि अभी देखिए CIA और CIA की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर अजीबो गरीब खबरें आना शुरू हो गई हैं, उनको मौत पड़ गई है और भारत इस टाइम पर जो है वो बुरी हालत के अंदर है और वो इस वक्त वो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने सैटेलाइट चेंज कर दिया और इधर से सी पैक की बर्थ जैसे ही ऑपरेशन होगी, अफगानिस्तान के अंदर चाइना ने अपनी 3 कंपनीज भी लगा ली और ये वाली रिपोर्ट तो कभी आई नहीं। तो इस तरीके से सी पैक जो है वो मुख्तलिफ खिते की जियो स्ट्रेटेजिक हालात उनको कवर करने के लिए और प्लस आपको जो FDI जनरेशन के लिए अब करना ये होगा कि हमें अपनी स्किल डेवलपमेंट पे तवज्जो दी। जो मेरे पर टाइम बहुत शॉर्ट है। साबिल हुसैन साहब मुख्तसर बताएगा, कल वो कामयाब पाकिस्तान का एक और मीटिंग भी हुई थी, वज़ीर आज़म उसकी सदारत करते। पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत महंगी हैं, उनको उनकी कीमतें कम करने का भी कोई टारगेट रखा गया है? देखिए जी, गाड़ियों की जो कीमतें हैं, आज से कुछ साल पहले तो खाली यहाँ एक कोई डिओपली थी, 3 मैन्युफैक्चरर्स थे, सुजुकी, टोयोटा और होंडा। उसके बाद पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कम से कम 3 से 4 नए मैन्युफैक्चरर दाखिल हुए। लेकिन प्राइस आप देखिए ना कहां से कहां पहुंच गए और उसकी क्वालिटी कितनी कॉम्प्रोमाइज हुई है। उसमें यह है कि देखें, जैसे जैसे कंपटीशन मार्केट में आएगा, और ये हाँ स्टेट का काम है, रेगुलेशन SECP का काम है, लेकिन वो अच्छा चलो ठीक है कि इंश्योर करें कि यहाँ कार्टेल जो है वो ना बने। जब जैसे जैसे लोग नए दाखिल होंगे और बहुत से लोग एंटर हो रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रही थी कि कल जो कामयाब पाकिस्तान जो प्रोग्राम हुआ था उसके एजेंडा का ये हिस्सा था कि गाड़ियों की कीमतों को कम किया जाए। क्वालिटी बड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई है, सेफ्टी मेजर बड़े कॉम्प्रोमाइज हुए। जो 50-50 30-30 लाख की गाड़ी है, सेफ्टी नहीं है उस हिसाब से। अच्छा, वो ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि जब आपने क्योंकि आपका जो बड़ा सेक्टर है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग का, वो जब से अचानक से बढ़ा, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ रहा था, उसके अंदर ये हुआ कि आपकी बात दुरुस्त है कि लोगों ने 6-6 गाड़ियां लेकर 2-2 लाख फोन भी ले लिए। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, अच्छी गुफ्तगू रही। साबिल साहब आपका भी शुक्रिया और डॉक्टर हसनैन साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम से दी नादिया मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।